1, 2, 3 स्टार्ट। राहुल गांधी भले ही नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा कर रहे हों, लेकिन इस दुकान से वह जैसे बयान दे रहे हैं वे विभाजनकारी, उकसावे वाले और भारत विरोधी ताकतों को बल देने वाले हैं। इसका ताजा प्रमाण है सैन फ्रांसिस्को में उनकी ओर से दिया गया यह बयान कि आज भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है वह ठीक वैसी ही है जैसी पिछली सदी के 9वें दशक में उत्तर प्रदेश में दलितों की थी। उनके अनुसार आज जिस स्थिति में मुस्लिम समुदाय है वैसे ही देश के सभी अल्पसंख्यक समुदायों यानी सिखों, ईसाइयों के साथ दलितों एवं आदिवासियों की भी है। उनकी माने तो मुस्लिम समेत अन्य अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने कुछ इसी तरह का बयान कुछ समय पहले अपनी लंदन यात्रा के दौरान भी दिया था। तब उनकी जमकर आलोचना हुई थी, लेकिन साफ है कि उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। वह किस तरह बिना सोचे समझे बोलते हैं इसका प्रमाण उनका यह कहना है कि आज मुसलमानों की वही स्थिति है जो एक समय उत्तर प्रदेश में दलितों की थी। वह उस समय का जिक्र कर रहे थे जब उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के शासन के समय दलितों का उत्पीड़न हो रहा था? साफ है कि वह यह भी भूल गए कि 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब दिल्ली और कुछ और शहरों में सिखों का कैसा संहार हुआ था। किसी को उन्हें यह भी याद दिलाना चाहिए कि कांग्रेस के शासन के समय हाशिमपुरा, मलियाना, भागलपुर आदि में क्या हुआ था। राहुल गांधी का बार बार यह कहना कि मुसलमान समेत अन्य अल्पसंख्यक डरे हुए हैं और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, उन देसी विदेशी ताकतों के मन की मुराद पूरी करने वाला है, जो यह दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों की मुसीबत बढ़ गई है। ऐसा दुष्प्रचार करने वालों में पाकिस्तान भी है और अलकायदा जैसा आतंकी संगठन भी। हैरानी नहीं कि पाकिस्तान के साथ जिहादी संगठन और खालिस्तानी उनके इस बयान को हाथों हाथ लें। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कश्मीर को लेकर दिए गए उनके कुछ बयानों को पाकिस्तान और चीन अपनी ढाल बना चुके हैं। राहुल गांधी कहीं भी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह तो करनी ही चाहिए कि उनके कहे का क्या और कैसा असर होगा। वैसे इसकी उम्मीद कम ही है क्योंकि उनका मोदी विरोध अंधविरोध में तब्दील हो चुका है। राहुल गांधी का ताजा बयान इसकी ही पुष्टि करता है कि कांग्रेस मुसलमानों के मन में काल्पनिक भय का भूत खड़ा कर उनके वोट हासिल करने की अपनी पुरानी नीति पर लौट आई है।
आधुनिक तकनीकी के दौर में आम लोगों की यह स्वाभाविक उम्मीद है कि उनके रोजमर्रा के कामकाज में सुविधा हो, लेकिन साथ ही उसमें कोई नुकसान न हो। लेकिन सच यह है कि जैसे जैसे तकनीक पर लोगों की निर्भरता बढ़ रही है, उसमें कुछ नए तरह के जोखिम पैदा हो रहे हैं। खास तौर पर आर्थिक गतिविधियों या लेन देन के मामले में बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट या डिजिटल माध्यम का चुनाव उत्साह से इसलिए किया कि सुविधा और पारदर्शिता के साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। मगर हकीकत यह है कि साइबर तंत्र के विस्तार के समांतर लोग इसके खतरों का भी सामना कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कहा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं और इसके तहत सबसे ज्यादा ठगी का निशाना डिजिटल लेन देन रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इस वित्त वर्ष में धोखाधड़ी के 13,530 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। इसमें ऋण, कार्ड और इंटरनेट श्रेणी में सबसे ज्यादा ठगी की रिपोर्ट हुई। वित्त वर्ष 2021 में और 22 में धोखाधड़ी के कुल 9,097 मामले सामने आए थे। हालांकि इसमें शामिल राशि में इस साल कमी आई है। दरअसल इंटरनेट के विस्तार के साथ इससे जुड़ी सुविधाएं भी तेजी से लोगों के जीवन में अपनी जगह बनाती जा रही है। आज देश का एक खासा हिस्सा जरूरी खरीदारी से लेकर लेन देन तक के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहा है। समस्या यह है कि लेन देन या खरीदारी का यह जरिया जितना सुविधाजनक है, उतना ही संवेदनशील भी है। अगर इसका उपयोग करने में कोई चूक या लापरवाही होती है तो एक झटके में बड़ा नुकसान हो जाता है। इसी तरह अगर कोई ठग किसी व्यक्ति को बातों में फंसाकर उससे आर्थिक लेन देन से संबंधित कुछ संवेदनशील ब्यौरे हासिल कर ले तो बैंक खाते से पैसे एक पल में गायब हो जाते हैं। पुराने दौर की परंपरागत ठगी के बाद अब डिजिटल माध्यम में भी जाल फैलाकर धोखाधड़ी करने वालों ने एक नई समस्या खड़ी कर दी है। सरकार की ओर से इस तरह के अपराध के संजाल से बचाव के लिए सुरक्षा तंत्र बनाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इस पर ठोस तरीके से रोक लगाना मुमकिन नहीं हो पाया है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में एक अहम पहलू यह उभर कर सामने आया है कि पिछले 3 साल में निजी बैंकों ने सबसे ज्यादा धोखाधड़ी की सूचना दी है। लेकिन राशि के हिसाब से देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 2022-23 के दौरान सबसे अधिक पैसे गायब हुए। मुश्किल यह है कि बैंकिंग गतिविधियों या लेन देन में सुविधा होने की वजह से लोग इस माध्यम का चुनाव तो कर लेते हैं, लेकिन इसके सुरक्षित उपयोग के लिए जरूरी प्रशिक्षण ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। औपचारिक तौर पर स्मार्टफोन या कंप्यूटर में इसके उपयोग से संबंधित कुछ तरीके जानकर लोग धड़ल्ले से पैसों का लेन देन करते हैं और इसी क्रम में कभी कभी वे साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं।
अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ज्यादातर लोग आधार कार्ड में दर्ज सूचनाएं भी किसी से साझा करते हुए सतर्कता नहीं बरतते, जबकि इस डिजिटल दौर में आधार नंबर और बैंक खाते से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां सबसे ज्यादा जोखिम कारण बन रही है। आम लोगों को डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करने को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इसी अनुपात में साइबर सुरक्षा की दीवार मजबूत नहीं की गई तो यह सुविधा के बजाय जोखिम का जरिया बन जाएगा। स्टॉप।